स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हमें स्टडी करना है एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग द बोर थ्योरी। बोर थ्योरी का यूज़ करके हमें हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम स्टडी करना है। ठीक है, देखो द लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन फ्रॉम एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन के हेल्प से हमें जो लाइन मतलब हाइड्रोजन आइटम का जो हमें लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली यूजिंग द बोर थ्योरी। ठीक है, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम obtained from atomic hydrogen. Line emission spectrum obtained from atomic hydrogen can be explained क्वान्टिटी द बोर थ्योरी। समझ में आया? बोर थ्योरी के हेल्प से हम क्वांटिटेटिवली जो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है और हाइड्रोजन के लिए वो हम स्टडी कर सकते हैं या फिर उसका एक्सप्लेनेशन हम बोर थ्योरी की हेल्प से दे सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर थ्योरी का जो सेकंड पोस्टुलेट्स है उसके अकॉर्डिंग, एंड आई होप आपको बोर थ्योरी के पोस्टुलेट्स पता है, आप एक बार रिकॉल करके देख सकते हो, आपको ऑलरेडी ये टॉपिक मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर थ्योरी, रेडिएशंस इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एन आउटर ऑर्बिट ऑफ higher principal quantum number I stand for initial, to an inner orbit of lower principal quantum number nf। देखो यहाँ पे दिया है कि हमारा जो बोर थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट उसके अकॉर्डिंग जब कोई इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट मतलब सबसे बाहर वाली ऑर्बिट जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम आउटर ऑर्बिट मतलब जो आउटर ऑर्बिट बोलते हैं, इसके लिए आपको एफ दिया है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रमोट होता है, इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट बोला है। तो बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जब मूव होता है फ्रॉम आउटर ऑर्बिट ऑफ हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन आई टू इनर ऑर्बिट ऑफ लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन एफ। ठीक है, एन एफ जो है वो इनर ऑर्बिट है जिसका लोअर प्रिंसिपल क्वांटम आपको याद रखना है। ठीक है, एन एफ जो है वो क्या है, जो एन एफ है, एन एफ इट्स अ लोअर ऑर्बिट। ठीक है, लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसा होता है, लोअर, और एन आई जो है वो हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब इनिशियल और फाइनल दिया है। ठीक है, इनिशियली जो है वो हायर ऑर्बिट में होता है एंड फिर फाइनल, ये मतलब ये फाइनल हो गया, और ये इनिशियली वो कहाँ पे है, इनिशियली वो कहाँ पे है, आउटर ऑर्बिट में है, और वो फाइनल में कब जाएगा, लोअर ऑर्बिट में। ठीक है, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना, मैंने जस्ट ऐसे आपको कंसिडर करके दिया है, तो आपको ये कंसिडर क्या करना है कि बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले ऑर्बिट या फिर बाहर की जो ऑर्बिट्स होती है, आउटर ऑर्बिट्स होती है, ठीक है, उस आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में क्या करता है, जंप करता है, एंड दैट टाइम वो रेडिएशंस को इमिट करता है। ठीक है, इसका मतलब कि जो बाहर की जो ऑर्बिट होती है उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है मतलब जो एन की वैल्यू वो ज़्यादा होती है, और अगर हम अंदर की ऑर्बिट की बात करेंगे जो न्यूक्लियस से क्लोजर होती है तो उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो मतलब एन की जो वैल्यू है वो लोअर होती है। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पे, बाहर के ऑर्बिट में। ठीक है, मतलब आउटर ऑर्बिट में है जिसका एन की वैल्यू ज़्यादा है, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है। एन इज़ नथिंग बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब एन की वैल्यू मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होती है जब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में होता है तब। ठीक है, और जब वो आउटर ऑर्बिट से जब ट्रांसमिट होता है लोअर ऑर्बिट में जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब एन की वैल्यू जो है वो कम होती है, तो उस टाइम पे मतलब वो जंप करता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, इन दैट टाइम इट इमिट्स द रेडिएशन दैट अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उस टाइम पे रेडिएशन इमिट करता है। तो एन आई स्टैंड फॉर द इनिशियल ऑर्बिट। इनिशियल मतलब वो जब मतलब बाहर वाली ऑर्बिट जो इनिशियली वहाँ पे वो प्रेजेंट है, और फाइनल कौन सी, जब वो जंप करने के बाद जो लोअर ऑर्बिट में आ गया तो वो फाइनल स्टेट हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग इनिशियल ऑर्बिट और फाइनल ऑर्बिट है, इनिशियल ऑर्बिट में वो बाहर है और फाइनल ऑर्बिट में वो अंदर आ जाता है, उस टाइम पे रेडिएशन इमिट होती है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इनिशियल मतलब जो आउटर ऑर्बिट है और एन एफ मतलब फाइनल वाली ऑर्बिट मतलब लोअर ऑर्बिट। ठीक है, एंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन डेल्टा ई बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करस्पॉन्ड टू द एनर्जी ऑफ इमिटेड रेडिएशन। और दोनों जो एनर्जी के डिफरेंसेस है मतलब जो इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट हमने कहा मतलब आउटर ऑर्बिट एंड इनर ऑर्बिट मतलब इनिशियल ऑर्बिट एंड फाइनल ऑर्बिट, इनके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है जो डेल्टा ई है, ठीक है, इज इट करस्पॉन्ड टू द एनर्जी ट्रांसमिटेड एनर्जी
ऑफ इमिटेड रेडिएशन, मतलब जब इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल ऑर्बिट, उस टाइम पे जो एनर्जी इमिट होती है वो एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल ऑर्बिट एंड फाइनल ऑर्बिट। मतलब हम जब इलेक्ट्रॉन जब आउटर ऑर्बिट में होता है और जंप करता है तो उस टाइम पे जो रेडिएशन की एनर्जी की जो इमिशन ऑफ रेडिएशन जो है उसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, इनिशियल ऑर्बिट माइनस फाइनल ऑर्बिट, इनके एनर्जी के डिफरेंस के इतनी होती है। इसीलिए आपको दिया है कि फ्रॉम द थर्ड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर थ्योरी, तो बोर थ्योरी के थर्ड पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग डेल्टा ई को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ। ई आई इट्स इनिशियल ऑर्बिट मतलब बाहर की ऑर्बिट, एंड ई एफ मतलब अंदर की ऑर्बिट, ओके दैट इज अ फाइनल ऑर्बिट। सो और डेल्टा क्या है, इट्स एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द आउटर ऑर्बिट एंड इनर ऑर्बिट, ठीक है, आउटर ऑर्बिट एंड इनर ऑर्बिट, इनके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको हम डेल्टा ई बोलते हैं। ये थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट डिराइव फ्रॉम द बोर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट डिराइव फ्रॉम बोर थ्योरी, और बोर थ्योरी के हमने रिजल्ट भी स्टडी किया, आपको याद होगा इसके पहले के लेक्चर में हमने बोर थ्योरी के रिजल्ट स्टडी किए। तो उस बोर थ्योरी के रिजल्ट के अकॉर्डिंग एनर्जी ई ऑफ एन ऑर्बिट इज रिलेटेड टू इट्स प्रिंसिपल काउंटर नंबर एन। जो एनर्जी ई है ऑर्बिट की वो किसे रिलेट करती है, टू द प्रिंसिपल काउंटर नंबर एन बाय द इक्वेशन। आपको पता है कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो उस किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल काउंटर नंबर एन के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन जितना जितना ज़्यादा वो न्यूक्लियस के क्लोजर है, जितना उसका कम प्रिंसिपल काउंटर नंबर है, जैसे एन इज इक्वल टू 1 है मतलब वो न्यूक्लियस से क्लोजर है, तो उसका उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। जैसे जैसे वो दूर जाता रहेगा, जैसे प्रिंसिपल काउंटर नंबर होता है एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी 1 2 3 4, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो उसके बीच में जो एनर्जी है वो अट्रैक्शन है वो कम होगा, ठीक है। इसलिए वहाँ पे दिया है कि जो एनर्जी होती है ऑर्बिट की वो रिलेट होती है टू द प्रिंसिपल काउंटर नंबर, एंड दैट गिवन बाय दिस इक्वेशन ई इज इक्वल टू, वो इक्वेशन से दिए ई इज इक्वल टू माइनस आर एच इंटू 1/n², ठीक है। सो what is the principal quantum number E is equals to minus RH. You know very well what is RH. It is a Rydberg constant. हमने इसके पहले स्टडी किया था, उसकी वैल्यू भी हमने देखी थी, ठीक है। आपको याद होगा तो आप प्रीवियसली रिकॉल करके देखो, आपको वैल्यू भी मिल जाएगी। इसकी वैल्यू है 2, its value is minus 2.18 into 10 to power minus 18 जूल, ठीक है। इट्स अ वैल्यू ऑफ आर एच, दैट इज़ अ रेबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। और हमारे पास फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। सो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एन, ई इज इक्वल टू माइनस आर एच इंटू 1/n², वेयर रेबर्ग कांस्टेंट मैंने आपको अभी बताया 2.18 माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 जूल, एंड एन इट्स अ प्रिंसिपल काउंटर नंबर। आपको जिस प्रिंसिपल काउंटर नंबर, जिस ऑर्बिट, जिस स्टेशनरी स्टेट, जिस एनर्जी लेवल की वैल्यू निकालनी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब हमें अगर फर्स्ट शेल के लिए निकालना है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है, मतलब हमें फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, मतलब ये सारी चीज़ एक ही है, ऑर्बिट, शेल, स्टेशनरी स्टेट्स, एनर्जी लेवल्स, ये सब एक ही चीज़ें, इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सो जो आपकी प्रिंसिपल काउंटर नंबर की वैल्यू रहेगी, मतलब जो आपका शेल नंबर रहेगा, फर्स्ट शेल सेकंड शेल, वो हम पुटअप करेंगे तो हमें उसकी एनर्जी मिल जाएगी। नाउ देखो कंबाइन दिस टू इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन को कंबाइन करने के लिए बोला है हमें, 4.9 एंड 4.6, ठीक है। ये 4.9 डेल्टा इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ, एंड 4.6 जो हमें ऑलरेडी इसके पहले दिया हुआ है, ई इज इक्वल टू माइनस आर एच 1/n²। इन दोनों को अगर हमने कंबाइन किया, अब कंबाइन करना इन द सेंस क्या कि हमारे पास ये इक्वेशन है डेल्टा इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ, और हमें एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला दिया। तो हम क्या करेंगे, हम ई आई के लिए भी ऐसा इक्वेशन लिखेंगे और ई एफ के लिए भी ऐसा इक्वेशन लिखेंगे, एंड देन फिर इस इक्वेशन में मतलब 4.9 में इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे। तो वही आपको लिख के दिया है, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कंसिडर किया तो ई आई इज इक्वल टू माइनस आर एच एंड 1/n² वैसे ही हम किसके लिए निकालेंगे, दूसरा इक्वेशन हम निकालेंगे ई एफ के लिए। ई एफ इज इक्वल्स टू माइनस आर एच 1/n², ठीक है। सेम है, एन आई की जगह पे n² लिखना है, थोड़ा इधर उधर इसमें चला गया, यहाँ पे लिख लेती हूँ माइनस आर एच एंड 1/n²
स्क्वायर। तो ये जो हमें ई आर और ई एफ की वैल्यू मिली है वो हम यहाँ इसमें पुटअप कर देंगे। सो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई आई के लिए इक्वेशन माइनस आर एच इंटू 1/n i स्क्वायर, ठीक है, और एक ब्रैकेट में आएगा माइनस ई एफ आएगा माइनस आर एच अपॉन एन एफ स्क्वायर। ओके, तो देखो यहाँ पे आर एच इन दोनों में कॉमन है तो वो हम बाहर निकालेंगे। सो आर एच ब्रैकेट में आएगा 1/n f स्क्वायर माइनस 1/ni2 स्क्वायर। इक्वेशन में पुटअप करने के बाद मतलब हमने ई आई की वैल्यू और ई एफ की वैल्यू दोनों अलग अलग पुटअप किए, दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे जिसमें आर एच जो है वो कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस जो है वो हमें कॉमन निकालना नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने माइनस निकाला, कॉमन निकाला, तो ये एफ़ की टर्म शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, तो आपको याद रखना है एफ़ की टर्म शिफ्ट हो जाएगी। सो 1/n f2 स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। इसको आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। आर एच को हम कॉमन निकालेंगे, ये टर्म हम पहले लेंगे, तो 1/n f माइनस 1/ni। तो ये आप मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैथमेटिकली आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा ई इज इक्वल टू, देखो, माइनस आर एच एन आई स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस और दूसरा माइनस आर एच एन एफ स्क्वायर। तो हमने आर एच यहाँ से कॉमन निकाला। अगर हमने आर एच यहाँ से कॉमन निकाला तो आर एच कॉमन निकालने के बाद देखो हमने यहाँ पे आर एच कॉमन निकाला, यहाँ पे डबल हो गया। डेल्टा इज इक्वल टू आर एच कॉमन निकाला तो ये ब्रैकेट में क्या बचा, माइनस 1/ni स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस में प्लस लिख लिया, और आर एच तो कॉमन निकाला है हमने, तो 1/nf स्क्वायर। ओके, समझ में आया। आर एच हम दोनों साइड से कॉमन निकालेंगे तो 1 बचेगा ऊपर, माइनस 1/ni स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस होगा, एंड 1/nf स्क्वायर, क्योंकि हमने इसमें आर एस कॉमन निकाला है। लेकिन देखो माइनस वाली टर्म हम बाद में लिखेंगे, पॉजिटिव वाली प्लस मतलब पॉजिटिव वाली टर्म प्लस वाली टर्म पहले लिखेंगे, तो क्या मिलेगा, आर एच इज इंटू 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। ओके, और ये हमें इक्वेशन में मिला यहाँ पे, जो मैंने आपको और भी सॉल्व करके बता दिया है, ठीक है। नाउ देखो, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर एच इन जूल्स वी गेट। अब हम आर एच की मतलब रेबर कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे। सो व्हाट वी गेट, डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁸। आपको पता हमने इसके पहले इक्वेशन देखा ही है। देखो ये हमारा इक्वेशन है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू आर एच ब्रैकेट में 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। आप बुक साथ में को तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आर एच की वैल्यू पुटअप करेंगे, कितनी है, 2.18 इंटू 10⁻18। तो हम नेक्स्ट इसमें ये पुटअप करेंगे और बाकी जैसा का वैसा रहेगा। Substituting the value of RH in joules we get डेल्टा इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁸। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ये हमने वैल्यू पुटअप कर दी और बाकी जैसा का वैसा 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर जूल्स में। एंड दिस एक्सप्रेशन कैन बी रीराइट और री रिटर्न इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर ऑफ इमीडिएट रेडिएशन इन द फॉलोइंग स्टेप। अब हम इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है, इस एक्सप्रेशन को हम रीराइट कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। हम वेव नंबर जो इमीडिएट रेडिएशन जो है, जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तब जो रेडिएशन इमिट होगी उसका जो वेव नंबर रहेगा उसके टर्म्स में इस एक्सप्रेशन को हम रीराइट कर सकते हैं। सो वी नो दैट डेल्टा इज जो है उसका यूनिट जूल दिया, हर एक के बाजू में उसका यूनिट दिया, डेल्टा ई जूल इज इक्वल, आपको पता होगा डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। आपको ई इज इक्वल्स टू एच न्यू पता होगा, बट यहाँ पे एनर्जी जो है वो हमें डेल्टा ई लेना है। मतलब जो डेल्टा ई मतलब इट्स एनर्जी ऑफ इमिटेड रेडिएशन, क्योंकि डेल्टा ई मतलब डेल्टा ई किसके इक्वल होता है, जो रेडिएशंस इमिट होती है, इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तब जो रेडिएशंस इमिट होती है, वो रेडिएशन की जो इमिशन की जो एनर्जी है दैट इज़ इक्वल टू द डेल्टा ई। इसलिए हमने ई के जगह पे क्या लिया है, हमारा जो इक्वेशन होता है वो ई इक्वल टू एच न्यू होता है, बट हमारे यहाँ पे ई और रेडिएशन इमिटेड की जो एनर्जी है और वो जो डिफरेंस है दोनों ऑर्बिट के बीच का, हायर एंड लोअर का, तो वो दोनों सेम है, इसलिए डेल्टा की जगह पे हम ई के जगह पे हम डेल्टा ई ले सकते हैं। इसलिए हमारा जो इक्वेशन कौन सा है, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू हो गया, और हर एक के सामने उसका यूनिट दिया, डेल्टा के सामने जूल, एच इट्स अ प्लैंक कांस्टेंट दैट इज जूल सेकेंड, इनटू न्यू इट्स अ फ्रीक्वेंसी दैट इज इन हर्ट्ज। ओके, तो ई इज इक्वल टू एच न्यू हमारा इक्वेशन हो गया। ये आपके लिए नया होगा, बट आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, ई इज इक्वल टू एच न्यू, आपको फिजिक्स में भी जा सकता है मे बी, ठीक है। ई इज इक्वल टू एच न्यू वेयर डेल्टा इज एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, या फिर इट्स अ एनर्जी ऑफ इमिटेड रेडिएशन, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी।
इन हर्ट्स, डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू। नाउ देखो बाय डेफिनेशन अगर हम उसको स्टडी करते हैं, अगर हमें वेव नंबर निकालना है तो वेव नंबर के लिए हमें ये सिम्बॉल दिया है, न्यू इट्स अ फ्रीक्वेंसी दैट इज इन हर्ट्स एंड वेव नंबर इज डिनोटेड बाय न्यू बार। ठीक है, आपको याद रखना ये क्या है, वेव नंबर है। ठीक है, न्यू बार क्या है, इट्स अ वेव नंबर। ठीक है, ये वेव नंबर है, न्यू बार इज इक्वल टू न्यू दैट इज, अब यहाँ पे देखो चेंजेस किए, अब यहाँ पे चेंजेस क्या किए, न्यू बार हमारे पास ये इक्वेशन है वेव नंबर के लिए, ये डेल्टा का इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, इज इक्वल टू हमारे पास वेव नंबर के लिए भी इक्वेशन है। ठीक है, तो न्यू बार इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी, न्यू इट्स अ फ्रिक्वेंसी एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन और लाइट। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी है उस इमिटेड रेडिएशन की एंड सी इज द वेलोसिटी है उस रेडिएशन की, इमिटेड रेडिएशन की। ठीक है, नाउ वी कंबाइन दिस बोथ इक्वेशन 4.10, मतलब हमारा जो पहला इक्वेशन था हमने जहाँ पे छोड़ा था ये इक्वेशन 4.10 और 4.1 जो हमने इसके पहले देखा है। ठीक है, 4.1 इसी चैप्टर में आपको गया है, देख लेना। ठीक है, तो ये 4.1 इक्वेशन जो पहले गया वो और 4.10 इनको हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। देखो हाउ वी कंबाइन इट एंड सॉरी हमें 3 इक्वेशन को कंबाइन करना है, 4.10 को, 4.1 को एंड 4.11 को, इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करना है। हमारे पास पहला इक्वेशन जो हमने अभी तक सॉल्व किया वो एक इक्वेशन हमें पता डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू, इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, और तीसरा इक्वेशन वेव नंबर के लिए न्यू बार इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी। तो इन तीनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। अब तीनों इक्वेशन को कंबाइन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखो, कंबाइन दिस इक्वेशन न्यू बार मतलब वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो यहाँ पे इस न्यू बार का एक फॉर्म हम इसी फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, न्यू बार लिखा है सेंटीमीटर, उसको कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे न्यू की वैल्यू है, अब इस न्यू की वैल्यू हम इससे मिलवा सकते हैं, मतलब न्यू को इस साइड में रखेंगे और एच को इस साइड में शिफ्ट करेंगे। सो व्हाट यू गेट हियर, डेल्टा ई अपॉन एच मिलेगा इज इक्वल्स टू न्यू मिलेगा, डेल्टा ई अपॉन एच इज इक्वल्स टू न्यू मिलेगा। तो हम ये पुटअप करेंगे यहाँ पे, तो न्यू को थोड़ा एक साइड में लिखेंगे, तो क्या होगा, न्यू की वैल्यू हम पुटअप करेंगे डेल्टा ई अपॉन एच, यूनिट के साथ लिखा है, डेल्टा ई अपॉन एच हमने न्यू की जगह पे पुटअप किया, और ये जो सी है उसको 1 अपॉन सी करके हमने सेपरेट लिख लिया बाजू में, इंटू 1 अपॉन सी। ठीक है, मतलब ये इस 1 अपॉन इसमें कुछ नहीं, मतलब 1 अपॉन सी को हमने साइड में लिखा और न्यू की वैल्यू हमने पुटअप की डेल्टा ई अपॉन एच, न्यू की जगह पे हमने पुटअप किया डेल्टा ई अपॉन एच और 1 अपॉन सी को साइड में कर दिया। देखो अब हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, वैल्यू कौन सी पुट करना है, डेल्टा ई की वैल्यू जो वो हमारे पास ऑलरेडी इस फॉर्मूले में है, कौन से इक्वेशन में, 4.10 में, जो डेल्टा ई की वैल्यू वो हम पूरी की पूरी वैल्यू पुट करेंगे, 2.18 इंटू 10⁻18 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर, तो ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, सो देखो न्यू बार इज इक्वल टू डेल्टा ई की वैल्यू पुटअप करेंगे 2.18 इंटू 10⁻18, और जो पूरा बचा हुआ इक्वेशन है ना ये वाला, तो ये हम साइड में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वो 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आई स्क्वायर, और एंड बिलो दैट ये हमने इसके बाजू वाली जो टर्म थी हमने वो साइड में लिख ली, एक्चुअली वो इसके ऊपर में, मतलब हमने इसको साइड में लिख लिया। ठीक है, और ये प्लैंक कॉन्स्टेंट उसकी वैल्यू हमें लर्न करनी है, इट इज 6.626 इंटू 10⁻−34, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इट्स अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, ये कभी भी चेंज नहीं होती थी, इट्स अ प्लैंक कॉन्स्टेंट। व्हाट इज एच इट्स अ प्लैंक कॉन्स्टेंट, अपने पास लिख के रखना है, एच क्या है, प्लैंक कॉन्स्टेंट, एंड व्हाट्स इज वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, इट इज़ 3 इंटू 10⁻8, यहाँ पे 10⁻8 दिखा है, 10⁻10 लिया है। ठीक है, सेंटीमीटर में, तो 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸ होता है, बट सेंटीमीटर में लिया है तो इसलिए वो आएगा 10⁻10, तो 3 इंटू 10⁻10 एंड 1 अपॉन इसको ये डम जैसे कि वैसे। देन उसके बाद देखो इसको सॉल्व किया, जब इस पूरे इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो हमें एक वैल्यू मिली है 109677 एंड ये टर्म जैसे कि वैसी। तो ये जो वैल्यू है दिस appears like the Rydberg where nf is equals to n1 and n1 is equals to n2। ठीक है, ये जो वैल्यू है दिस appears like a Rydberg constant, ये हमें Rydberg constant के जैसे दिखती है। ठीक है, एक 1 सेकेंड। सो आपको देखो ये जो इक्वेशन मिला है दिस appear like a Rydberg इक्वेशन 4.3 where nf और n1 is equals to ni n1, मतलब हमें कंसिडर करके दिया कि दिस अपेयर लाइक अ रेडबर्ग इक्वेशन 4.3, हमें 4.3 इक्वेशन आप देख लेना बुक में। ठीक है, तो उस इक्वेशन जैसे इक्वेशन दिख रहा है, बस ये डिफरेंस ये है कि एन एफ के जगह पे n1 है और एन आई के जगह पे n2 है। ठीक है, एन एफ के जगह पे क्या है n1
और Ni की जगह पे N2 है, बस यही डिफरेंस है, बस उसी के जैसे दिखता है. सो इन अदर वर्ड्स बोर थ्योरी सक्सेसफुली अकाउंट फॉर द इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं कि बोर थ्योरी सक्सेसफुली अकाउंट फॉर द इम्पेरिकल रेबर्ग इक्वेशन फॉर द लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. तो हम ये बोल सकते हैं कि बोर थ्योरी ये सक्सेसफुली अकाउंट करते हैं किसके लिए, एम्पिरिकल रेडबर्ग इक्वेशन जो दिया हुआ है फॉर लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के लिए. मतलब इनडायरेक्टली कि बोर थ्योरी जो है वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है एम्पिरिकल रेडबर्ग इक्वेशन फॉर द लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. मतलब जो हम एम्पिरिकल रेडबर्ग इक्वेशन है वो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के लिए अप्लीकेबल है, ये बोर थ्योरी एक्सप्लेन करती है. सो इन द रेडबर्ग इक्वेशन में N1 एंड NF आर द इंटीजर्स. मतलब रेडबर्ग इक्वेशन में जो N1 और Ni और NF जो है वो इंटीजर्स रह सकते हैं. मतलब वैसे भी रहेंगे क्योंकि I की वैल्यू 1 2 3 4 रह सकती है, F की वैल्यू 1 2 3 4 रह सकती है. तो ये जो है वो इंटीजर्स रहेंगे, 1 2 3 4 इनकी वैल्यू रह सकती है. सो बोर थ्योरी असाइन फिजिकल मीनिंग टू देम एज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये जो बोर थ्योरी है वो क्या असाइन करती है, फिजिकल मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं एज देम टू अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करस्पॉन्डिंग टू अ कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट. मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट का नंबर देता है करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर नंबर. मतलब वो पर्टिकुलर ऑर्बिट का नंबर बताता है, इसलिए वो उसका एक फिजिकल मीनिंग है. ठीक है, मतलब बोर थ्योरी असाइन अ फिजिकल मीनिंग टू देम एज अ प्रिंसिपल काउंटर नंबर करस्पॉन्ड द कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट. देन द इंटीजर इन रेबर्ग इक्वेशन, जो इंटीजर जो रेबर्ग इक्वेशन में हम यूज़ करेंगे N1 और NF की वैल्यू जो पुटअप करेंगे 1 2 3 4 दैट स्टैंड फॉर द फाइनल ऑर्बिट NF ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड Ni फॉर द इनिशियल ऑर्बिट. तो NF किसके लिए आएगा, फाइनल ऑर्बिट के लिए, और N1 आएगा इनिशियल ऑर्बिट. इनिशियल मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ पे स्टार्टिंग में प्रेजेंट है वो Ni, और बाद में जो जंप करेगा तो वो NF हो जाएगा. ठीक है, तो उसके लिए वो स्टैंड करेगा. देन इमिशन लाइन्स कंप्राइजिंग द 5 सीरीज. और जब वो इमिशन लाइन्स मिलती है, जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा जब मिलता है हमें, तो वहाँ पे बहुत सारी लाइन्स मिलती है इमिटेड. मतलब हम लाइन के फॉर्म में स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं, तो हमें वहाँ पे बंडल ऑफ लाइन का एक एक ग्रुप मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं 5 सीरीज. दैट इमिशन लाइन कंप्राइजिंग द 5 सीरीज, उसमें 5 सीरीज होती है. एंड दस आर रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम द एक्साइटेड हाइड्रोजन आइटम. ठीक है, द इमिशन लाइन कंप्राइजिंग द 5 सीरीज, मतलब उस लाइन स्पेक्ट्रा में हमें 5 सीरीज मिलती है. एंड आर रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और किसकी वजह से मिलती है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से, फ्रॉम एक्साइटेड हाइड्रोजन आइटम. मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, इसके वजह से उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के वजह से जो हमें इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है उसमें 5 सीरीज शो करता है. द लाइमर सीरीज इज अ रिजल्ट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड टू हायर ऑर्बिट. लाइमर सीरीज किसकी वजह से मिलती है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से मिलती है. इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड टू हायर ऑर्बिट, मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर ऑर्बिट में जाता है, उस टाइम पे हमें कौन सी सीरीज मिलती है, लाइमर सीरीज. मतलब वहाँ पे N2 इज इक्वल्स टू Ni. Ni क्या होती है, इट्स अ इनिशियल ऑर्बिट. मतलब इनिशियल ऑर्बिट वहाँ पे सेकंड है. ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड लोअर ऑर्बिट रहेगी 1. मतलब वो हायर ऑर्बिट से जंप करेगा, मतलब थर्ड से वो फर्स्ट में, सेकंड से वो फर्स्ट में, ऐसा जंप करेगा. मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा. मतलब 1 को छोड़ के 2 3 4 ये हायर ऑर्बिट से, 2 से 1 में भी जंप करेगा, 3 से भी 1 में जंप कर सकता है, 4 से भी 1 में जंप कर सकता है. तो उस सीरीज़ को बोलते हैं लाइमर सीरीज. एंड बाल्मर सीरीज रिजल्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N2. बाल्मर सीरीज रिजल्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N2 इज इक्वल्स टू Ni. मतलब इनिशियल में वो कहाँ पे रहेगा, 3 4 5 6 7 में रहेगा, और उसकी लोअर और वो जंप किस में करेगा, सेकेंड ऑर्बिट में. मतलब उसकी फाइनल ऑर्बिट रहेगी सेकेंड, मतलब 3 to 4 में रहेगा, और जंप कहाँ पे करेगा, 2 में जंप करेगा, एंड सो ऑन. एंड द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन गिव राइज टू अ डिफरेंट इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन. ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से हमें क्या मिलता है, डिफरेंट लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए. एंड दैट इज शोन इन द 4.6. समझ में आया. मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है फ्रॉम हायर टू लोअर. ठीक है, लाइमर सीरीज में हायर सीरीज कौन सी होती है, मतलब इनिशियल सीरीज कौन सी होती है, सेकेंड से स्टार्ट होती है. मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 ये हायर सीरीज है. और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जंप करेगा, लोअर है. मतलब बचा कौन सा, 1 ही बचा, क्योंकि 2 से हायर सीरीज स्टार्ट होती है, तो लोअर कौन सी होगी, 1. मतलब 2 3 4 से वो जंप करेगा 1 में, तो तब क्या होगा, लाइमर सीरीज मिलेगी. एंड बाल्मर सीरीज में हायर सीरीज कहाँ से
हायर ऑर्बिट कहाँ से स्टार्ट होती है, 3 4 5 6 से, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जंप करेगा, 2 में जंप करेगा, तो 2 ये लोअर ऑर्बिट रहेगी, तो उसकी वजह से हमें बाल्मर सीरीज मिलेगी। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट ड्यू राइज अ डिफरेंट लाइन इमिशन लाइन्स, हमें ऐसी डिफरेंट लाइन इमिशन लाइन मिलेगी, वो भी सीरीज ऑफ लाइन मिलेगी, ठीक है, फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन, एंड दैट इज शोन इन द फिगर 4.6। देखो आपको डायग्राम दी है जहाँ पे लाइमर सीरीज, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो है वो हाइड्रोजन सेक्टर में दिया हुआ है। लाइमर सीरीज मिलती है, फिर बाल्मर सीरीज मिलती है, फिर पार्शियल सीरीज, फिर ब्रैकेट सीरीज, फिर प्रीपर्न सीरीज, इस टाइप की हमें 5 सीरीज मिलती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को एक बार और देख लूँ तो आपका डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।